ठीक हैं? शिवानी ने इतना खूबसूरत लड़का पहले कभी नहीं देखा था। वो कुछ सेकंड्स के लिए तो भूल गई कि उसे जाना कहाँ था, वो कहाँ से आई थी। फिर उसे होश आया तो धीरे से बोली, जाना तो बहुत दूर है, पर फिलहाल लखनऊ के लिए ट्रेन या बस पकड़ना चाहते हैं। ये साजिद था, जिसे वही जाना होता था जहाँ खूबसूरत लड़की जाना चाहती थी। हो, कम ऑन, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मुझे भी लखनऊ ही जाना है। शिवानी एक सेकंड के लिए अटकी, पर फिर उसने अपनी गन चेक की और अंदर बैठ गई। थोड़ी देर तक गाड़ी चलती रही, पर दोनों के बीच कोई बात न हुई। हाईवे पर आने के बाद साजिद ही बोल पड़ा, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक बात कहूँ? श्योर, बोलिए ना। आपके ऊपर ये ड्रेस कोड बिल्कुल सूट नहीं करता। तब शिवानी को ध्यान आया कि वो बुर्का पहने थी और उसका फेस कवर करने वाला हिजाब तानिया के पास रह गया था। ओह अच्छा, कैसा ड्रेस कोड सूट करेगा हम पर? शिवानी को याद भी नहीं था कि वो लास्ट टाइम कब ऐसे रिलैक्स होकर हंसी थी। आपके ऊपर ना ब्राइट कलर्स अच्छे लगेंगे। आप ब्लू पहना करो, या ग्रीन या रेड। ये चोट कैसे लगी आपको? शिवानी का ध्यान उसके मुंह पर लगी हल्की सी खरोच पर गया। अचानक साजिद का चेहरा सीरियस दिखने लगा। ये और हाथ में भी एक चोट लगी है। एक बदतमीज आदमी मिल गया था स्टेशन पे, उसी से झगड़ा हो गया। तो ओह, ये कानपुर स्टेशन पर? नहीं, इंदौर स्टेशन। छोड़िए ये सब बातें। मेरा नाम साजिद है, आपका नाम क्या है? नाम सुनते ही शिवानी का चेहरा हल्का सा उतर गया, पर फिर भी वो मुस्कुरा के हाथ आगे बढ़ा के बोली, आई एम शी? हर लड़की शी होती है? शी मीन्स शेफाली। आई एम शेफाली। ओके शेफाली, आई एम साजिद। आपका ये नाम किसने रखा, अम्मी ने? नहीं, मैंने खुद रखा है। अभी तो नहीं रखा। शिवानी बस मुस्कुरा दी और सीट को पीछे करके कंफर्टेबली आंख बंद करके लेट गई। काफी थकी हुई लगती हैं आप। यहाँ कानपुर हॉस्पिटल में कोई एडमिट था क्या? शिवानी ने तुरंत आंख खोली और उसे देखा। गलत मत समझिएगा मुझे, मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा था। मैंने आपको हॉस्पिटल से निकलते हुए देखा था। सच ये था कि साजिद शिवानी के ठीक पीछे खड़ा था जब वो तानिया को वापस आने का वादा कर रही थी। करोड़ों रुपयों वाली बात साजिद ने भी सुनी थी, तभी से वो शिवानी को वॉच कर रहा था। हाँ, मेरी छोटी बहन एडमिट है, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। आपके पास पानी होगा? साजिद ने अपने डोर की तरफ की बोतल निकालकर शिवानी को दे दी। शिवानी ने कुछ सेकंड्स बोतल को देखा, उसका ब्रांड चेक किया और फिर एक आंख बंद करके एक घूंट पानी मुंह में भरा। उसे टेस्ट अजीब लगा। शिवानी ने तुरंत खिड़की नीचे की और बाहर कुल्ला कर दिया। छी, कितना खराब पानी है ये। क्या था इसमें? पानी में और क्या होगा, पानी ही था, बट शायद बहुत टाइम से यहाँ रखा था। कोई बात नहीं, रास्ते में और ले लेंगे, डोंट वरी। नहीं, रहने दीजिए। लखनऊ है ही कितनी दूर, वहीं चल के पी लेंगे। आपकी शादी हो गई मोहतरमा? नहीं हुई होगी तो आप कर लेंगे। ऐसे काउंटर क्वेश्चन से साजिद हिल गया। वो एक बार मुस्कुराया। शिवानी फिर से आंखें बंद करके लेट गई। उसे लड़का अच्छा तो लग रहा था, पर वो इतनी थकी हुई थी कि अभी वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। शिवानी से करीब 1000 किलोमीटर दूर मंडी हिमाचल में बैठा मन्नू शाम होने का ही इंतजार कर रहा था। शांति से वो इंश्योरेंस में स्मोकिंग वाले पिक्चर्स डिलीट करवाने के नाम पे 50,000 रुपए ले चुका था, पर उन दोनों को क्लेम देने का उसका कोई इरादा नहीं था। पहाड़ों में रात जल्दी हो जाती थी। मन्नू आधार कार्ड में लिखे एड्रेस को बिना किसी से पूछे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दोनों लड़कों का एड्रेस अलग था, लेकिन मोहल्ला एक ही पड़ता था। अगर वो किसी से पूछ लेता तो कोई बड़ी नहीं थी कि एड्रेस बताने वाला उसे घर तक छोड़ आता।
इससे बचने के लिए मन्नू गली गली भटक रहा था। एक गाड़ी उसके पास से निकली। उसने ध्यान से देखा तो स्कॉर्पियो के पीछे मंटू सिंह द बॉस लिखा हुआ था। शुक्र है काम आसान हुआ। मन्नू उस गाड़ी का पीछा करने लगा। पैदल आदमी के लिए नॉर्मल रास्तों पर गाड़ी का पीछा करना इम्पॉसिबल होता है, पर पहाड़ों का हिसाब अलग था। यहाँ हर मोड़ पर गाड़ी कभी स्लो होती थी, कभी रुकती थी। फिर ये तो छोटा सा मोहल्ला था। 2 मिनट बाद ही एक छोटी सी ढलान से स्कॉर्पियो नीचे उतरी और बल खाती हुई एक बड़े से गेट के सामने रुक गई। मन्नू रुक के साइड खड़ा हो गया। वो किसी बड़े से पहाड़ी फार्म हाउस का दरवाजा लग रहा था। गेट खुलने लगा तो अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। मन्नू घबरा गया। अब इन कुत्तों से कैसे निपटूंगा? गाड़ी खुली तो मंटू और शांति दोनों बाहर निकले। उनके साथ 2 ऐसे आदमी भी थे जिन्हें मन्नू नहीं पहचानता था। हालांकि देखने में चारों ही पहाड़ी पहलवान लग रहे थे। न चाहते हुए भी मन्नू का फोन बज गया। मन्नू ने तुरंत म्यूट कर दिया, पर फिर भी आवाज शांति सिंह तक पहुंच गई। मन्नू छट से झाड़ियों के पीछे छुप गया। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास आ रहा है। इधर मन्नू सांस रोके खड़ा था और उधर मुंबई पहुंच चुका आफताब मन्नू को दोबारा कॉल लगा रहा था। The person you're trying to call is speaking to someone else. Please wait or call again later. तुमच्या व्यक्तीला कॉल केला आहे। मीरा जी, मन्नू साहब अभी बिजी है, आप होटल चलिए। वो जैसे ही फ्री हो जाएंगे तो खुद कॉल करेंगे। खुद ही तो कॉल नहीं करते वो। मुझे होटल नहीं जाना, बांद्रा के लिए टैक्सी कर लो। बांद्रा में कहाँ? ब्लू डायमंड सोसाइटी। थोड़ा जल्दी करो प्लीज, अब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सुबह 10 बजे मीरा को डिस्चार्ज करवाकर आफताब ने सबसे पहले राकेश को 25,000 रुपए दिए और उसको दिल्ली भेज दिया। फिर मीरा को लेकर एयरपोर्ट आया तो पता चला कि जो लेटेस्ट फ्लाइट थी वो सुबह 8:30 पर निकल चुकी थी। अब शाम 4:30 से पहले कोई दूसरी फ्लाइट नहीं थी। इतना लंबे समय काटने के लिए वो दोनों एयरपोर्ट के पास ही बने एक म्यूजिकल कैफे में चले गए। वहां जो लड़का गा रहा था वो एवरेज सिंगर था। आफताब उसे कुछ बताने लगा तो उसने आफताब को स्टेज पर गाने के लिए इनवाइट कर दिया। आफताब ने मीरा का मूड चेंज करने के लिए उसको भी बुला लिया और उसके बाद 4 घंटे कब निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला। जब वहां से निकले तो पता चला फ्लाइट 2 घंटे लेट चल रही थी। फाइनली वो सुबह 8 बजे के निकले, शाम 8 बजे मुंबई पहुंचे। शाम के पीक ट्रैफिक में इतना धुआं हो रहा था कि मीरा को उल्टी आने लगी। बड़ी मुश्किल से वो बेचारी बांद्रा की ब्लू डायमंड सोसाइटी पहुंची। आफताब तो बस देखता ही रह गया। लिफ्ट शेयर मार्केट की तरह उठती उठती 24th फ्लोर पर रुकी। आफताब ने देखा कि बिल्डिंग 40 फ्लोर की थी। मीरा ने दरवाजा खोला और लाइट्स ऑन की। अंदर फ्लैट की जगमग जगमग देखकर आफताब का मुंह खुल गया। फ्लैट में घुसते ही राइट साइड पर पूरा ग्लास लगा हुआ था। लेफ्ट हैंड की ऑलिव ग्रीन वॉल पर लता मंगेशकर की बहुत बड़ी फोटो लगी थी। उनके ठीक बाद किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की स्माइल करती तस्वीर टंगी हुई थी। एक कोने में टेबल पर ग्रामाफोन रखा था और दूसरी तरफ एक शेल्फ में एलपी रखे हुए थे। ऐसे एलपी आफताब ने सिर्फ फिल्मों में देखे थे। मीरा आते ही रॉयल ब्लू कलर के सोफे पर फैल गई। आफताब, तुम बुरा ना मानो तो एक गिलास पानी पिला सकते हो प्लीज? मैं तो एक जग एक बाल्टी पानी पिलाने के बाद भी बुरा नहीं मानूंगा। बस मुझे भी पीने की इजाजत मिल जाए। इजाजत है।
आफताब कांच के जग से पानी निकालते वक्त बस जग को ही देखते रह गया था। इस चक्कर में ग्लास ज्यादा भर गया था और थोड़ा सा पानी टेबल पर गिर गया। अरे आराम से, जग इतना अच्छा लग रहा है तो घर ले जाना। घर घर कहाँ है मेरे पास? अब मतलब आपको गर्मी नहीं लग रही? मीरा भर के पानी पी चुकी थी, अब उसे बेहतर लग रहा था। हाँ, एसी चला लो। अब स्विच वहां है। एसी छोड़ो, ये बताओ कि इस तरफ पूरा ग्लास क्यों लगा हुआ है? ओह ये तो शी फिश है ना, सुबह सुबह देखना बहुत सुंदर दिखेगा। अरे शी का फेस भले ही ना दिखे रात में, ठंडी ठंडी हवा तो मिल जाएगी ना। मैं इसे खोल दूं? हाँ खोल सकते हो, अगर मेरी लिस्पिंग का मजाक ना बनाओ तो। आफताब को ध्यान ही नहीं रहा था कि वो मीरा की नकल करने लग गया था। आई एम ट्रूली सॉरी, बेध्यानी में हो गया। स्लाइडर हटाते ही ऐसी ठंडी हवा आफताब के चेहरे से टकराई कि वो कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी दुश्मनी भूल गया। कुछ देर बाद उसे याद आया कि ये उसका घर नहीं था। उसने स्लाइडर बंद कर दिया। क्या हुआ, बंद क्यों किया? मैं नहीं चाहता कि ऐसी हवा की रोज आदत लग जाए। यूं भी अब मुझे चलना चाहिए। आप आराम कीजिए, कोई चीज की जरूरत हो तो। फिल्मी डायलॉग मत मारो। कहाँ जाओगे अभी? तुम कह रहे थे कि तुम्हारा यहाँ घर नहीं है। मैडम मेरा घर तो कहीं भी नहीं है, पर यहाँ होटल्स तो बहुत हैं, उन्हीं में से किसी में चला जाऊंगा। और मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो आपके इतने बड़े फ्लैट में एक फोन तो होगा ही। मैंने भी रिसेंटली नया फोन लिया है, आप मुझे रिंग कर देना। मेरे फ्लैट में एक फोन के साथ साथ 2 रूम्स भी है, तुम यहीं रुक जाओ। अरे नहीं, ये ठीक नहीं होगा। मन्नू साहब को। उनकी टेंशन तुम मत लो, मैं देख लूंगी। तुम भी तब से भाग रहे हो। जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर हम डिनर के लिए कुछ मंगाएंगे, ठीक है? जो हुक्म मैडम। आफताब छोटे बेडरूम में चला गया। मीरा भी थोड़ी देर बाद उठी और बाथरूम जाने लगी कि तभी आफताब अपने रूम से बाहर आया। उसकी बॉडी पर सिर्फ अंडरवेयर था। मीरा हक्की पक्की रह गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, आफताब ने मीरा के सामने ही अपना अंडरवेयर भी उतार दिया और मुस्कुराते हुए उसके पास आने लगा। पीछे हटो, दूर रहो मुझसे। मीरा जी, क्या हो गया आपको? मीरा ने दोबारा आफताब की तरफ देखा। वो तो अपनी पैंट शर्ट में था, उसके हाथ में उसका कोट था। मीरा अपनी सांस काबू में करने लगी। आप अगर सेफ फील नहीं कर रही है तो मैं। अचानक मीरा ने ऐसी चैन की सांस ली जैसे वो बहुत देर बाद पानी से बाहर आई हो। इससे पहले कि आफताब कुछ समझता, उसने आगे बढ़ के आफताब को गले लगा लिया। ठीक उसी टाइम पर आफताब का फोन बज गया।